गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न तकसीला। आज मैं फिजिक्स का लास्ट वीडियो लेके आया हूँ, हिंदी वर्सन। मतलब जो मैंने ऑलरेडी इसके पहले वीडियोस दे दी है बंगाली वर्सन के, उसी के फिर हिंदी सीरीज चल रहा था, तो वही हिंदी सीरीज का लास्ट ये वीडियो होगा। ठीक है, उसके पहले मैं कुछ अपडेट आप लोग को देना चाहूँगा। जो ऑनगोइंग फॉर्म फिलअप चल रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के, उसमें से एक अभी भी चल रहा है SSC MTS। जो लोग ने अभी तक नहीं भरा है भर दीजिए। और एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का दो पोस्ट के लिए फॉर्म निकला है। एक है असिस्टेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट और एक है MTS। दोनों का फॉर्म फिलअप अभी भी बाकी है, चल रहा है। तो इन दोनों एग्जाम का जो लास्ट डेट है, एप्लीकेशन लास्ट डेट है, वो है 17 फरवरी 2023। ये लास्ट डेट है। इसके पहले आप लोग जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और अभी जिन लोग का भी CHSL जो लोग भी फॉर्म फिलअप किया, आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा दिन अपने आप को मतलब रोक के रखना भी ठीक नहीं है। जब आप लोग को मौका मिल रहा है, उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जब एग्ज़ाम्स लगातार हो रहे और SSC सच में फायर बन चुका है, रेगुलर एग्ज़ाम्स ले रहे। पहले SSC से एक हम लोग कंप्लेन करते थे कि SSC रेगुलर एग्ज़ाम नहीं ले रहा, लेकिन अब तो SSC एक रेगुलर एग्ज़ाम ले रहे। तो गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, तो हम लोग को भी उसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इतने सारे जो वैकेंसीज आ रहे, उसमें खुद का एक सिलेक्शन लेना होगा। आप सब लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए बात को और ज़्यादा ना लंबा खींच के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मेजरमेंट मोशन हो गया था, लाइट भी हो गया था, अभी बचा है साउंड का थोड़ा सा। बाकी जो आज चैप्टर से इलेक्ट्रिसिटी, हीट, मैग्नेटिज्म, सारे इसी वीडियो में मैं ख़त्म कराऊंगा। ये वीडियोस आप लोग को फ़ायदा किस तरह से पहुंचाएगा, ये वीडियोस बनाने का मकसद क्या, मैंने ऑलरेडी बंगाली वर्सन में बता दिया है। इसमें दोबारा से बता दे रहा हूँ। ये जो वीडियोस में बनाता हूँ, इसमें क्या होता है कि पढ़ाई को मैं एक वीडियो के रूप में माध्यम के पर समझाने का कोशिश करता हूँ। डेली लाइफ में जो भी हरकत, जो भी चीज़ होते हैं हम लोग के, उससे क्या होता है, ब्रेन ऑटोमेटिक वो चीज़ को ले लेगा। नहीं तो आप लोग बुक खोल के पढ़िएगा तो उसको एब्जॉर्ब करने में, ब्रेन में लेने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। और दूसरा बात है कि एग्जाम में टाइम में भी थोड़ा सा आप लोग नर्वस हो जाते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्लैरिटी रहेगी कॉन्सेप्ट में, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से आए तो आप लोग अच्छे से कर सकते हो। खास करके रेलवेज में तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि रेलवेज में, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जैसे रेलवेज का 2 एग्जाम बहुत ही फेमस है, कि NTPC और एक है ALP एंड टेक्नीशियन। उसके बाद और भी है जूनियर इंजीनियर, केमिस्ट, सब जो भी पोस्ट निकलते हैं उसमें रेलवे में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पैटर्न होते हैं, आप लोग अगर फॉलो कीजिएगा तो उसमें साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा से वो लोग कवर करते हैं। साइंस मतलब उसमें फिजिक्स भी आएंगे। तो जैसे ही मेरा फिजिक्स का सेशन खत्म होगा, उसके बाद मैं केमिस्ट्री लाऊंगा। तो चलिए, जहाँ से मैंने ख़त्म किया था उस लास्ट वीडियो में, वहीं से मैं फिर से शुरू करूँगा। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को लग कैसा रहा है। अगर कहीं पे कुछ सुधार करना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अपकमिंग किस किस चीज़ में आप लोग को वीडियो और चाहिए, आप लोग प्लीज़ अपना जो कीमती सजेशन है वो हम लोग को दीजिए, ताकि हम लोग भी और अच्छे से अपना ये काम जो है इसको और आगे बढ़ा सके। तो देखिए, लास्ट दिन मैंने यही कहा था कि वेव में क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और लाइट है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में फर्क सिर्फ इतना ही है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशन और वेव का प्रोपोगेशन एक ही जगह का। मान के चलिए, अगर आप बात की, ठीक है, ये आपका मुंह है, जस्ट फॉर आपने बात किया, ठीक है, तो जो पार्टिकल है यहाँ पे वाइब्रेट किया, यहाँ पे वाइब्रेट किया, तो यहाँ पे वो कॉम्प्रेशन हुआ और फिर कुछ देर बाद रेयरफैक्शन हुआ, कॉम्प्रेशन हुआ फिर रेयरफैक्शन हुआ। तो ऐसे करके देखिए, कुछ देर बाद ये जो साउंड का जो एनर्जी है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में वो ट्रांसमिट कर दे रहा है वाइब्रेशन। वो खुद आगे बढ़ नहीं रहा है, वो अपना जो वाइब्रेशन है दूसरे पार्टिकल को पास ऑन कर दे रहा है। तो कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन। तो इस तरह से कब कोई वेव अगर और ये जो वाला पार्ट है रेयरफैक्शन, इस तरह से अगर कोई तरंगे अगर अपने आप को लेके जाती है तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेव चल रहा है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में यही होता है, ट्रांसवर्स वेव में यही होता है कि अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 90 डिग्री में वाइब्रेशन हो रहा है, उसका वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए, ऊपर नीचे वाइब्रेशन, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है, वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। एक बार पार्टिकल यहाँ पे वाइब्रेट किया, दूसरा बार मीन पोजीशन से नीचे गया, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफर वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, इतना याद रखिए। ट्रांसफर वेव का एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है लाइट, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड। हो गया।
अब हम लोग चलते कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, मतलब साउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें गुण है, जो हम लोग को इसमें से क्या पढ़ना होगा, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस किस चीज़ से पता चलता है, मतलब कोई आवाज़, अब ड्राइंग से समझते हैं लाउडनेस किसके ऊपर निर्भर करता है, कितना जोर होगा एक आवाज़, कैसे पता चलेगा। मान के चलिए मैं एक छोटा सा स्पीकर चलाया हूँ और आप लोग ने बड़ा सा बॉक्स, जैसे कहीं भी कोई भी फेस्टिवल हो, अभी का टाइम में भसान के टाइम या पूजा के टाइम में कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर में, तो उसका आवाज़ और नॉर्मल स्पीकर का, छोटा स्पीकर का आवाज़ में फ़र्क क्या होता है। अगर मान के चलिए एक छोटा सा स्पीकर है और बी बड़ा स्पीकर है, तो ये ए से जो साउंड निकलेगा उसका एम्पलीट्यूड ऐसे निकलेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब जो मीन पोजीशन से जो वाइब्रेशन हो रहा है, कितना दूर तक वाइब्रेशन हो रहा है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, अगर ये मीन पोजीशन है, इससे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैंने लास्ट पार्ट में समझा था। तो इसको अगर A1 मान ले, और अब मैं कलर चेंज करके समझा रहा हूं, और ये B1 है, तो देखिए A1 से B1 का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा मीन पोजीशन से, तो उसका लाउडनेस भी ज़्यादा होगा। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर द लाउडनेस, तो एम्पलीट्यूड से ऊपर निर्भर करता है लाउडनेस। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर द लाउडनेस, तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, ठीक है, ग्रेटर द लाउडनेस। तो ये हो गया लाउडनेस का बात। तो एक लाउड साउंड और एक मतलब लेस लाउड में क्या फर्क होता है, मोर लाउड और लेस लाउड में क्या, लाउड और लाउडर में अगर मैं बोलूँ, लाउड और लाउडर में फर्क क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, B1 होगा और ये A1 होगा, ठीक है। लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, देखिए यहाँ पे इंग्लिश भी घुस गया, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अब चलिए लास्ट होता है, इसके बाद आते हैं पिच। पिच किस चीज़ से, देखिएगा हम लोग जब फ़ोन में बात करते हैं तो वो क्या मेल का गला है, मेल वॉइस और फीमेल वॉइस, हम लोग गला सुन के ही पता कर लेते हैं। हम लोग का ब्रेन सिग्नल दे देता है कि मेल वॉइस है कि फीमेल वॉइस है, क्योंकि दोनों में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप लोग को पता चल गया कि मैं एक मेल हूँ, क्योंकि इसमें मेरा गला से ही आप लोग को पता चल जा रहा है। कैसे हम लोग पता कर लेते हैं कि, मतलब हम लोग को ब्रेन संकेत दे देता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, गला वॉइस सुन के ही। इसका मेन चीज़ है कि एक मेल और फीमेल का वॉइस में मेन जो फर्क होता है पिच में। अब पिच की चीज़ से ऊपर निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी। जैसे एक फीमेल वॉइस बहुत शार्प होता है, बहुत ही शार्प, ठीक है। जब दो फीमेल के बीच को मतलब झमेला होता है या दोनों बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है दो फीमेल के बीच, तो आपको बहुत स्पष्ट से, बहुत ही एकदम क्लैरिटी से दोनों में क्या बातचीत हो रहा है, वो जो भी झमेला हो रहा है आप लोग को समझ में आता है, और बहुत ही एकदम पिन पॉइंटेड वॉइस होता है। मैक्सिमम फीमेल वॉइस पिन पॉइंट मतलब शार्पनेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। फीमेल वॉइस में शार्पनेस ज़्यादा रहता है, और मेल वॉइस में अगर मैं कलर चेंज करके लिखूँ फिर से आप लोग को समझ में आएगा। कलर चेंज से क्या था, आप लोग समझ जाते बहुत आसानी से। मेल वॉइस में ब्रॉड या फ्लैट, ठीक है, फ्लैट, ठीक है। तो अब डायग्राम से समझते इस चीज़ को फिर से। अगर फ्रीक्वेंसी मतलब मान के चलिए 1 सेकेंड में मैंने देखा कितना वेव जा रहा है, तो ये एक शार्प या श्रिल साउंड, शार्प साउंड या श्रिल, ठीक है। और मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं ब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 1 सेकेंड में कितना वेव, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। यहाँ पे क्या 1 वेव और 2 वेव, तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, हायर द पिच, ठीक है। तो हाँ, मेल वॉइस में फ्रीक्वेंसी कम रहता है, फीमेल वॉइस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है, उसीलिए शार्प वॉइस होगा। अगर कोई भी शार्प वॉइस हो, शार्प और ब्रॉड वॉइस में फ़र्क सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी में, ब्रॉड या फ्लैट वॉइस में, क्योंकि मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। शार्प वॉइस अगर मैं लिखूँ, शार्प वॉइस, तो हायर फ्रीक्वेंसी, फ्लैट या ब्रॉड वॉइस,
ब्रॉड वॉइस तो हम लोग कहेंगे लेस फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ब्रॉड वॉइस, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब अब क्वालिटी किस चीज़ से पता चलता है, मान के चलिए दोनों ही सेम हो गया, एम्पलीट्यूड भी सेम। अच्छा इस चीज़ में देखिए एक चीज़ मैंने बोला नहीं कि लाउडनेस मान के चलिए सेम है, ठीक है, दोनों में लाउडनेस सेम है, दोनों का लाउडनेस सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होने के माध्यम अगर हो जाता है तो तब शार्पनेस और फ्लैटनेस के ऊपर निर्भर हो जाता है कि कितना वॉइस शार्प है या फ्लैट है। अब क्वालिटी क्या चीज़ है, मान के चलिए दो गाना बज रहा है या एक गाने का कोई ट्यून बज रहा है, तो एक मैंने गिटार में बजाया और एक मैंने तबला में बजाया, दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी तबला, ठीक है, तबला में बजाया। तो अब दो म्यूजिकल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जो वॉइस है हम लोग कैसे पता कर लेते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले बताया कि फ़ोन में या कहीं पे भी गला सुन के हम लोग पता देते कि मेल है कि फीमेल है, ठीक वैसे ही हम लोग कोई भी अगर गाना सुनते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है उस गाने में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है, अगर थोड़ा सा भी अगर नॉलेज हो कि इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट सुनने में कैसा होता है, या हम लोग पता कर लेते हैं या बोल सकते हैं कि दो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होता है। कैसे दो इंस्ट्रूमेंट का जो वॉइस का जो टेक्सचर है वो अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि क्वालिटी अलग होता है। क्वालिटी और कुछ नहीं, मैं समझा रहा हूँ। एक जब वेव ट्रेवल करता है, एक लंबा सा वेव तो बड़ा सा वेव तो जा ही रहा है, उसके साथ साथ सीख अगर कोई कॉम्प्लेक्स साउंड हो तो छोटा छोटा वेव उसके साथ भी जाता है, छोटा छोटा वेव भी उसके साथ ट्रेवल करता है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। चलिए मैं दूसरा कलर से ही समझा रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा, इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है, छोटा छोटा वेव भी चलता है। अगर मान के चलिए मैं गिटार या कोई तबला या कोई भी फ्लूट कोई भी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, छोटा छोटा वेव उसके साथ साथ फंडामेंटल वेव के साथ जा रहा है, ठीक है। तो अब जो छोटा छोटा वेव उसके साथ भी गया, सॉरी, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक्स। ये हार्मोनिक्स से डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या पर्टिकुलर गला का मतलब क्वालिटी कैसा होगा। जैसे मान के चलिए दो मेल बात कर रहा है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, पीस सेम है, तो हम लोग फिर भी गला सुन के पकड़ लेते हैं कि कौन सा मेल, मतलब अगर जान पहचान का हो, या मान के चलिए दो मेल है या दो फीमेल है, एक में से आप एक जन आपका रिलेटिव है और दूसरा जन आपका रिलेटिव नहीं है, तो आप सुन के ही बता देंगे कौन आपका रिलेटिव है कौन आपका रिलेटिव नहीं है, क्योंकि हाँ फिर क्वालिटी में अलग हो जाता है, ठीक है। क्वालिटी मेन चीज़ है कि क्वालिटी आपको बता देता है कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो जो हार्मोनिक्स में जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ है जो जिसके ऊपर ऑलरेडी साउंड का मेन जो पार्ट था, कैरेक्टरिस्टिक्स था। अगर कोई भी साउंड अगर हम लोग देखें तो उस साउंड का तीन चीज़ होता है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। तो ये सब प्रिलिमिनरी आइडिया थे, ठीक है, जो बेसिकली क्लास 9-10 के कॉन्सेप्ट में है। और ये एक ट्यूनिंग फॉक है, जिससे क्या होता है, ट्यूनिंग फॉक में पहला दिन समझा था, इसका साउंड का पहला जो लेक्चर था, मतलब सेकेंड उसके पहले वाला वीडियो में ही मैंने साउंड के बारे में थोड़ा बताया था, उसी वक्त बोला था ट्यूनिंग फॉक क्या होता है। ट्यूनिंग फॉक और कुछ नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लोग लेते हैं और एक रबर पैड में रबर पैड करके स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही रबर पैड में स्ट्राइक करेंगे, ये वाला जो प्रॉन्ग्स है ये वाइब्रेशन में चलाता है। जैसे ये वाइब्रेट होता है तो ये साउंड एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उसको भी वाइब्रेशन में ला देता है, जिससे चलते क्या होता है, अल्टीमेटली एक साउंड हम लोग को सुनने को मिलता है। जब स्ट्राइक करने के बाद हम लोग जब कान के पास इस प्रॉन्ग्स को लाएंगे तब हम लोग को एक आवाज़ सुनने को मिलेगा। ये कुछ नहीं, इट इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। साउंड मेजरमेंट में भी बहुत काम आता है। और स्पीड ऑफ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस। अब इस चीज़ में भी आएंगे नेक्स्ट अभी आ रहा है इसके बाद, इलेक्ट्रिसिटी के बाद। अब चलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चैप्टर है कि जहाँ से हर वक्त क्वेश्चंस आने का चांस रहता है, और इलेक्ट्रिसिटी क्लास 9-10 में तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। इसको हम लोग विद्युत प्रवाह भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट या जिसको हम लोग बोले विद्युत प्रवाह, और कुछ नहीं। मान के चलिए कोई भी मतलब कोई भी, मेनली में यहाँ पे कंडक्टर का बात ही करो। कंडक्टर मतलब वो वस्तु जिससे करंट पास होता है, ठीक है। जैसे कॉपर वायर हो गया, ठीक है, कॉपर वायर। अब जब अगर मैं कॉपर का तार ले लूँ, तांबा का तार, ठीक है, कॉपर वायर, तो ये मान के चलिए कॉपर वायर है,
तो इससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, और टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लोग करंट बोलेंगे, ठीक है, Q बाई टी। ये हम लोग और इसको अच्छे से कहें तो डी क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज एमीटर, ठीक है। एमीटर देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया, एमीटर। एमीटर हम लोग को बताता है कि एक जो करंट, एक सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पहले मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने केमिस्ट्री में समझाया था, उसका हिंदी वर्जन लाऊंगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे बता दूं कि हम लोग को पता है कोई भी वस्तु हो किससे बनता है, मैटर, एटम से बनता है, ठीक है। अब एटम्स में, एटम के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग ने तीन चीज पढ़ाई किया था कि इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, अगर न्यूक्लियस ये है बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये भी कहा था, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते सोलर सिस्टम की तरह, अगर बीच में सन है तो बाहर प्लैनेट्स घूमते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, सोलर सिस्टम में एक ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट घूमता है और यहाँ पे बहुत सारा, एक ऑर्बिट में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। लेकिन देखने में सोलर सिस्टम के तरह ही बहुत हद तक होता है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो अब मैं अब मेटल्स के में आ रहा हूँ, ठीक है। मेटल में मैंने क्या बोला था, कोई भी एलिमेंट उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो और वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी करे, उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। मतलब दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अब क्या होता है कि मान के चलिए एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर का एक मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, तो कॉपर वायर या कोई भी मेटल हो, उसका आउटर मोस्ट सेल या कोई भी मेटल हो, कंडक्टर हो, उसका आउटर मोस्ट सेल में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन से वह अपना एटम से निकाल के, अपने एटम से, घर से निकल के, मतलब रूम से निकल के घर, ये मान के चलिए घर है, दिस इज होम, और ये अंदर बहुत छोटा छोटा रूम है, ठीक है। तो आप क्या किया, आप इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या किया, इलेक्ट्रॉन आप रूम से निकल गए, लेकिन आप घर से नहीं निकल रहे हो, रूम से निकल के आप घूम रहे हो, घर ही में घूम रहे हो, ठीक। वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी और कुछ नहीं, अपने घर, अपने रूम से निकल के, मान के चलिए ये जो ऑर्बिट है इसका रूम हो गया हो, ये रूम से निकल के घर में ही घूम रहा है, मेटल का सरफेस के अंदर ही है, ठीक है। तो जब वो निकल जाए, छोटा छोटा से इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है, मेटल सरफेस में ही, मेटल के अंदर ही, ठीक है, लेकिन एटम के बाहर। तो जैसे ही वो एटम से निकला, मैंने केमिस्ट्री में वीडियो में ये भी कहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब Ne इज इक्वल टू Np। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब एटम का खुद का कोई चार्ज नहीं होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियोस में इसके पहले जो फिजिक्स का वीडियो था वहाँ पे मैंने बता दिया। यहाँ से मैं ये समझाने का कोशिश करूँ कि चार्ज आखिर आता कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सोर्स क्या है। तो देखिए, इस खास करके जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग को पता है माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो ये वाला जो माइनस साइन ये डिनोट करते हैं माइनस है, तो ठीक है। तो अब जैसे ही निकला इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक चार्ज दे देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए एक एमीटर, करंट मापने के लिए एक यंत्र लगा दिया, प्लस माइनस, तो क्या होगा, फिर वो लोग और घूम नहीं पाएगा। अब जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब देखिए प्लस जो है, ये सारे एटम्स आयंस बन चुके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना जगह से निकल चुका है, ठीक है। तब ये क्या करेंगे, तब ये पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि माइनस को कौन अट्रैक्ट करता है, माइनस को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, टुवर्ड्स दिस, तो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्लस से, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है,
तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन उल्टा पकड़ते हैं हम लोग, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब जो भी करंट, हम लोग बोलते हैं करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, लेकिन वो और कुछ नहीं, फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा होता है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसका ऑपोजिट मानते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन हम लोग मान के चलते हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा पे जाएगा, जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन मानेंगे। ठीक है, इसमें बहुत जन कंफ्यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, नेगेटिव ऑलवेज हैज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड, मतलब माइनस हमेशा पॉजिटिव के पास जाने का कोशिश करेगा। तो मुझे पता है अगर एक सर्किट में प्लस और माइनस का साइन मुझे पता है, तो मैं अभी अगर मैं ये वाला पिक्चर देखूं तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन क्या, माइनस तो प्लस, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो करंट का क्या डायरेक्शन होगा, उसका उल्टा होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब और एक चीज यहाँ पे समझा दूं, जैसे ही वो जाएगा तो उसको धक्का लगेगा ये पॉजिटिव आयन के साथ। ये धक्का लगने के कारण क्या होता है, उसका स्पीड कम हो जाता है। तो ये जो धक्का लग रहा है, ये कोलिशन की वजह से और कुछ नहीं, उसको बाधा प्राप्त होता है, ऑब्स्ट्रक्शन वो उसको मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन और कुछ नहीं, इसीलिए आप लोग को पढ़ाया जाता है रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, एक मटेरियल के अंदर उस करंट को फ्लो ना करने देने का क्षमता, मतलब वो करंट को पास नहीं करने देने का क्षमता। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इंसुलेटर मतलब जो करंट अपने आप से पास नहीं करने, जैसे प्लास्टिक। ठीक है, इंसुलेटर और कुछ नहीं, इंसुलेटर्स आर दोज which do not allow, insulators are those which do not allow to pass electric current through them, अब इसलिए नहीं देने जाते क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, मान के चलिए अगर आप किसी चीज़ का कोई कार्य करने का कोशिश करें और कोई आपको ज़्यादा बाधा दे या आपको ऑब्स्ट्रक्ट करे, आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। एक हद तक कर पाएंगे, लेकिन एक जाके आपका भी लिमिट क्रॉस हो जाएगा और आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इंसुलेटर में और कुछ रेजिस्टेंस हाई होता है, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, उसीलिए इंसुलेटर करंट को पास नहीं करने, जैसे प्लास्टिक। और कंडक्टर के हम लोग का रेजिस्टेंस मतलब रोकने का क्षमता बहुत कम होता है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मैंने समझा दिया है। और इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का होता है, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मैं डिस्कशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही रख रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। और दूसरा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं, जहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग जब स्कूल में रहते थे, जो लोग भी आप लोग को याद होगा कि क्या होता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं होता है। स्कूल में हम लोग करते थे कि स्केल लिए और एक छोटा छोटा कागज का टुकड़ा लिए और स्केल को अपने जो हेयर है, लेकिन हाँ, हेयर का एक ही कंडीशन है, हेयर को ड्राई हेयर होना चाहिए, तेल लगाने से नहीं होता था। ड्राई हेयर में स्केल को रब करने के बाद अगर पीस ऑफ पेपर को नज़दीक लाइएगा तो वो अट्रैक्ट होता था, इसलिए क्योंकि आपस में थोड़ा सा, जैसे ही आप उसको ड्राई हेयर से जैसे ही स्केल को आपने रब किया तो स्केल एक चार्ज पार्टिकल बन गया। अब वो भी क्या किया, जैसे ही ड्राई पेपर के पास लेके आए तो वो एक ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस किया और दोनों में अट्रैक्शन हो गया। तो ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगी, चार्ज फ्लो नहीं किया, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं किया, बस ऑपोजिट नेगेटिव अट्रैक्शन के वजह से चार्ज अपने आप को अट्रैक्ट किया, लेकिन चार्ज फ्लो नहीं किया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है। तो चलिए इतना तक हो गया। अब हम लोग स्लाइड में चलते फिर वापस से। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं, मान के चलिए ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये टेस्ट चार्ज है। तो अगर मैं इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने का जो कोशिश करूंगा उसको हम लोग बोलेंगे, उसके लिए लाने के लिए दूर से अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को नेगेटिव के पास लाऊंगा, टेस्ट चार्ज को अगर मैं पॉजिटिव ही मान लिया, मान के चलिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, छोटा सा लेने का कोशिश करूंगा, नेगेटिव के पास नजदीक लाऊंगा, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल होगा।
वर्क डन जो होगा इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उसी को बोलेंगे ये पोटेंशियल हो गया। अब 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट का मान के चलिए पी ए और दूसरा पॉइंट का मान के चलिए पी बी, तो दोनों का डिफरेंस को ले लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। एक सर्किट का 2 पॉइंट है ए बी, तो हम लोग उसको पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। इसका यूनिट है वोल्ट, ठीक है। वर्क डन, वर्क इन्वॉल्व टू मूव अ यूनिट, वर्क इन्वॉल्व टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब वोल्ट इज इक्वल टू वर्क बाई वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक अगर एक कंडक्टर में करंट आई पास हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होगा ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा I, और I तो था ही, R आएगा, तो ये R और कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, वोल्ट बाई करंट, ठीक है। तो हम लोग को एग्जाम में अगर कोई साइंस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट जहाँ पे साइंस से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा आता है, तो फिर वहाँ पे वोल्ट का वैल्यू दे दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और करंट दे दिया, आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, ओम, ठीक है। अच्छा, 2 टाइप का कंडक्टर होता है, ओमिक कंडक्टर और एक नॉन ओमिक, ठीक है। ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर और कुछ नहीं, ओमिक कंडक्टर वही है जो इस लॉ को फॉलो करेगा, और जो फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन ओमिक बोलेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स क्या ना, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। लेंथ अगर ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा लंबाई होगा तो उसको ज़्यादा बाधा प्राप्त मिलेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब और कुछ नहीं, मान के चलिए एक मोटा तार और एक पतला तार, ठीक है। मोटा तार और एक मैंने पतला तार लिया, ठीक है, पतला तार लिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली धक्का मुक्की का चांस कम हो जा रहा है, तो कहीं से भी जा सकता है, तो इसीलिए अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कमेगा। तो अब हम लोग जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रहेगा जिसको रो बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब R के साथ रो का वैल्यू कब इक्वल हो जाएगा, जब L का वैल्यू 1 हो जाएगा और A का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब लेंथ, लंबाई और क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका जो मोटापा है, जब दोनों यूनिट हो जाएंगे तब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के साथ सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग आते हैं हीट, ताप, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट मतलब मान के चलिए और कुछ नहीं, मान के चलिए एक, अच्छा तो ऐसे मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है। पानी इतना तक है इसमें, और पानी यहाँ पे इतना तक है, ठीक है। बीच में एक टैप है, ऐसे करके इस टैप को जैसे ही खोलेंगे क्या होगा, भरा हुआ जगह से हाई वाटर लेवल से पानी कहाँ फ्लो करेगा, लो वाटर लेवल तक फ्लो करेगा। जिस बॉटल में लो वाटर है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहाँ पे होगा, लो वाटर में फ्लो करेगा, लो वाटर लेवल में फ्लो करेगा, ताकि दोनों का वाटर लेवल इक्वल हो जाए। वैसे ही हीट क्या होता है, चेंज इन एक्सचेंज इन एनर्जी, ताकि टेम्परेचर दोनों का एक्सचेंज इन एनर्जी, ताकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। अब हीट का मापने का तो एक ही है कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से हम लोग हीट माप सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं माप सकते हम लोग। क्या माप सकते, कितना गर्मी है, ज़्यादा कि कम, एग्जैक्ट तो माप नहीं सकते। इट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, अब हीट क्योंकि एनर्जी है तो उसका ऐसा यूनिट जूल होगा, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, ठीक है। कैलोरी क्या है, कैलोरी और अर्क ये भी यूनिट है किसका, हीट का, क्योंकि हमको पता है, हम लोग को पता है कि एनर्जी के यूनिट क्या है, जूल है, जूल, और जूल हो गया एसआई,
और CGS में क्या हो गया, ARG, आर्क। लेकिन कैलोरी भी एक यूनिट है, उसीलिए आप लोग कोई भी खाना खाते हो तो उसके पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू करके एक कितना कैलोरी आप ले रहे हो, कैलोरी ले रहे हो मतलब कि आप एनर्जी कितना ले रहे हो, ठीक है, कैलोरी, ठीक है, वो भी एक कैलोरी भी एक एनर्जी का यूनिट है, और हीट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं रिलेशन भी यहाँ पे खास करके इस वीडियो का एक फ़ायदा क्या है, आप लोग जो लोग भी अभी तक हम लोग का टेलीग्राम चैनल के जुड़े नहीं है, जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी दे दिया है इसमें PDF कि इस वीडियो का, कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी एक जगह जिस्ट करके दे दिया है। क्योंकि एक दिन में या एक हफ्ता में पूरा किताब पढ़ना तो असंभव है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी इस चीज़ को पढ़ ले तो एक आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में आ क्या सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू करने के लिए कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग समझ नहीं पाते कि शुरू आखिर कहाँ से करें। शुरू तो मतलब प्रिपरेशन लेने का डिसीजन तो ले लेते, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे, ये हम लोग को एक दिक्कत होता है। ताकि ये दिक्कत से आप लोग को छुटकारा मिले, इसी चीज़ के लिए वीडियो में लाया हूँ कि एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बहुत हद तक आप लोग खुद ही तैयारी कर सकते हैं। हर जगह आपको हर टाइम आपको भर्ती होना होगा ऐसा नहीं, आप लोग चाहो तो खुद भी कर सकते हो। लेकिन अभी का टाइम में भर्ती होना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, कोई भी कोचिंग है, आप लोग चाहे तो हम लोग के साथ भी जुड़िएगा। हम लोग तो बहुत बार बोल रहे हैं हम लोग के साथ भी जुड़िए, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हम लोग आपके लिए खट रहे हैं, मैं आशा करता हूँ अगर आप लोग के साथ ऑफलाइन बैचेस में जुड़िएगा तो और अच्छा आप लोग को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो क्या है कि आप लोग को और भी बारीकी से डिटेल्स में, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग कोशिश तो करते हैं पूरा, लेकिन एक बैरियर रहता है, सामना सामने ऑफलाइन में आप लोग का कोई डाउट हो आप लोग और अच्छे से कह पाएंगे। ये आप लोग का ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग लेकिन कहीं पे भी हो आप लोग कोचिंग लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाइएगा। क्योंकि गलत सीखने से अच्छा है ना ही सीखे, क्योंकि अभी का टाइम में टफ कंपटीशन को बीट करने के लिए सही मतलब डायरेक्शन में कोचिंग लेना वो इम्पोर्टेंट होता है। अब चलिए, टेम्परेचर मापने का 3 स्केल होता है कि केल्विन स्केल, इसका एब्सोल्यूट स्केल भी क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस आपको पता है, यहाँ पे कन्वर्सन ऑफ केल्विन टू सेल्सियस, अगर केल्विन में दिया जाएगा, अच्छा ब्लैक कलर कर लेते हैं तो आप लोग को फिर केल्विन में अगर टेम्परेचर दे दिया तो सेल्सियस में कैसे निकालेंगे। मान के चलिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कैसे लेके जाएंगे, नहीं 273 ऐड कर देंगे तो क्या 273 केल्विन। अगर मान के चलिए सेल्सियस अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 बेटा देंगे तो फ़ारेनहाइट कितना होगा ना 32 फ़ारेनहाइट। देखिए आप लोग खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 फ़ारेनहाइट, सर 273 केल्विन इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट। 180 डिविजन से, और यहाँ पे 100 डिविजन्स इज इक्वल टू 100 डिविजन्स। तो 1 डिवीजन केल्विन स्केल और सेल्सियस केल्विन और सेल्सियस में सेम है, लेकिन फ़ारेनहाइट में अलग है। तो यहाँ पे देखिएगा इंटररिलेशन का एक मैंने इक्वेशन दे दिया है, ये सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्ट, सम भी न्यूमेरिकल भी बन जाएगा, सिर्फ वैल्यू बिठा दीजिएगा, पुट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। और ये सारे सम हम लोग 9-10 में करके आए चुके हैं। जो लोग भी आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को ये सब कुछ पता है, मेरा सिर्फ काम में उस चीज़ को फिर से याद दिला देना ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। अब क्योंकि अब ये हो गया, अब एक्सपेंशन क्या होता है, किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो बढ़ता है, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। जैसे लीनियर एक्सपेंशन किस में होता है, सॉलिड में होता है। इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग, इट जनरली ऑब्जर्व इन सॉलिड्स, ठीक है, स्पेशली इन मेटल। पहले का टाइम में क्या होता था, मान के चलिए 2 रेल है, कोई भी अगर रेलवे लाइन में जो लोग रेलवे से आने जाने करते हैं या रेलवे लाइन आर पार करते हैं, उन लोग को पता होगा कि 2 रेलवे लाइन के बीच जब ज्वाइन किया रहता है ऐसे करके, बीच में गैप दिया रहता है, क्योंकि समर सीजन अभी आने वाला है। क्या होता है, ताकि अगर एक्सपैंड हो तो ये वाला भर जाता है, ये वाला गैप। लेकिन अगर मान के चलिए अगर गैप ना दिया रखा हो तो ऐसे करके वो लोग डिफॉर्म हो सकता है और एक्सीडेंट हो जाता है। ये किस लिए, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन होता है तो मेटल एक्सपैंड होता है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन इंक्रीज इन एरिया ड्यू टू हीटिंग, क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू हीटिंग। तो ये सारी चीजें अगर एरिया में इंक्रीज होगा तो उसको सुपरफिशियल बोलेंगे, वॉल्यूम में इंक्रीज होगा तो उसको क्यूबिकल बोलेंगे, जनरली सोन बाई गैसेस, ठीक है। और लीनियर एक्सपेंशन सॉलिड में, ठीक है।
जो समझाना था तो हो गया। अब मैग्नेटिज्म लास्ट, चुंबक अर्थ, और मैग्नेट मतलब चुंबक जो दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं। सब्सटेंस एग्जिबिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन एंड प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इटसेल्फ नोन एज मैग्नेट। देखिए पिक्चर दिया गया है, मैग्नेट का पिक्चर दिया गया है। अब ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में खत्म होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी, अच्छा, एक पोल को नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे पोल को साउथ पोल बोलते हैं। जैसे कि कोई भी मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड कर देंगे तो हर वक्त नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा देगा। यही मैग्नेटिक नीडल का पहले का टाइम में सेलर लोग के पास डायरेक्शन निर्णय करने का एक ही चीज था, वो है, अभी तो सबके पास जीपीएस है। और ये देखिएगा ऐसा एक मैग्नेटिक नीडल जीपीएस में दिखाता है, ठीक है, जीपीएस जो भी ऐप हो, क्योंकि वो ये दर्शाता है कि पहले का टाइम में सेलर लोग मैग्नेटिक कॉम्पास लेके घूमते थे, वहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल होता था, वो हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में बता देता। अगर आपको नॉर्थ साउथ पता चल गया तो आप ऑटोमेटिक ईस्ट और वेस्ट निकाल सकते किसी भी जगह का, ठीक है। अगर ये नॉर्थ और साउथ हो तो ईस्ट और वेस्ट देखिए आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज वो दिखाता है। अ मैग्नेट विथ सस्पेंडेड फ्रीली अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अभी बोला। सेम पोल मतलब नॉर्थ पोल, अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाएंगे तो आपस में अट्रैक्ट करेगा। बहुत बार आप लोग कर भी चुके, जो लोग नहीं किए कर सकते। डिफरेंट पोल्स ऑफ डिफरेंट मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक नॉर्थ और एक साउथ पोल को लाइएगा तो आपस में खींच लेगा। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। मैग्नेटिक पोल्स आर फाउंड इन पेयर्स, मतलब कोई भी मान के चलिए मैग्नेट लिए, ये बड़ा सा मैग्नेट को अगर आप बीच से तोड़ दिए तो जो छोटा मैग्नेट बनेगा इसका नॉर्थ साउथ पोल हो जाएगा। फिर इस मैग्नेट को तोड़ेंगे तो फिर उसमें भी नॉर्थ साउथ पोल हो जाएगा। मतलब कोई भी मैग्नेट में एक पोल नहीं रहेगा, ऑलवेज टू पोल्स आर फाउंड। मैग्नेटिक पोल्स आर फाउंड इन पेयर्स, मतलब नॉर्थ रहेगा तो साउथ जरूर रहेगा, या साउथ रहेगा तो नॉर्थ जरूर रहेगा। अब मैग्नेट दो टाइप का होता है कि नेचुरल प्राकृतिक मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम लोग इंसान के द्वारा बनाया गया है। मैग्नेट विच आर फॉर्म नेचुरली मैग्नेटाइट, और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, मैन मेड मैग्नेट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और कुछ नहीं, मान के चलिए एक रॉड लिए और इसको तार ले लिए, तार लेके इसको करंट से पास करा लिए, ठीक है, इस तार में करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो ये रॉड फिर क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। तो करंट पास करने के लिए जब एक चीज मैग्नेट में बदल जा रहा है, चुंबक में बदल जा रहा है विद्युत पास होने के कारण, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैनमेड चीज है। तो फिजिक्स का जितने सारे वीडियोस हैं यहीं पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और मैं बहुत जल्दी ज्योमेट्री के वीडियोस भी लाऊंगा और केमिस्ट्री का हिंदी वर्जन इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग टाइमली वीडियोस देखते रहिए, धीरे धीरे आपको इस वीडियो का फ़ायदा मिलते रहेगा। एक ही दिन में अचानक से तो मिलेगा नहीं, आप लोग देखिए ज़रूर। और हाँ, वीडियो देखने से नहीं होगा, घर में पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज टेल यू सेल्फ स्टडी, खुद का पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। खुद पढ़िएगा तो ज़्यादा आइडिया होगा। और क्वेश्चन सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग की जितना क्वेश्चन से एक आप लोग को मैं स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ, जो लोग भी एसएससी सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम के तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है, ऑलरेडी एसएससी ने डेट दे दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9 तारीख से शायद एग्जाम शुरू हो सकता है सीएचएसएल सीजीएल का टायर 2 के बाद। तो अभी जितना भी दिन है, कम से कम मान के चलिए 10 से 20 दिन तक अगर अप्रॉक्स मान के चलते हैं, तो अभी आप लोग प्रीवियस ईयर कीजिए। प्रीवियस ईयर आप लोग को मिल जाएंगे, इंटरनेट में बहुत सारे वेबसाइट से प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। वहाँ से प्रीवियस ईयर या कोई भी कहीं पे भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप लोग का गलत हो रहा है उसको कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखने के बाद उसको फिर दूसरे जगह से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जो कर नहीं पा रहे उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, तो देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया। और हाँ, बहुत जल्दी इस चैनल का 1000 सब्सक्राइबर, प्लीज़ 1 के सब्सक्राइबर को टच करा दीजिए और इसको शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द मॉडर्न टक्सिला चैनल। थैंक यू, बाय बाय।